आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लेकिन सर, आपकी बातों से मुझे ये समझ आ रहा है कि जो धम्म को हम अगर समझें और धम्म को आत्मसात करें, यदि हम धम्म का अनुसरण करें तो मैत्री भाव जागेगा, लोगों के प्रति प्रेम जागेगा। कहीं ना कहीं राष्ट्र जो बोलते हैं ना, राष्ट्रवाद की भावना वो हर व्यक्ति के अंदर आएगी। जी, ये बात मैं आपकी बिल्कुल। समझ गया। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख से ज्यादा लोगों को तथागत बुद्ध के धम्म के अंदर उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने लोगों को यह दीक्षा दी थी। और उसके एक दिन के बाद फिर 4 लाख लोगों को दीक्षा दी थी। चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, तो करीब करीब 9 लाख के आसपास। तो सर, इतने उस समय तो 9 लाख लोगों ने तथागत बुद्ध की जो शिक्षाओं को मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि हम इसे मानेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं काफी समय बीत गया, काफी साल बीत गए, हमें वो संख्या नजर नहीं आती। आज अगर असमानता की जो बात है या लोग अपनी जातियों में अगर हैं, तो मेरे ख्याल से वो खुद अपने के कारण है, खुद वो चाहते नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब ने हमें क्या दिया था, क्या शिक्षा दी थी, हमारे लिए क्या संघर्ष किया था। तो इसके लिए जवाबदारी जो जितने सारे संगठन हैं, मैं तो आप लोगों को भी इंक्लूड करता हूं कि उन लोगों ने या आप लोगों ने उतना अच्छी तरीके से शायद काम नहीं किया। इसलिए आज हमारी जो जनसंख्या में अगर आंकड़े आते हैं तो 0.6% है शायद। तो इसके लिए क्या हम कहाँ फेलियर हो गए, कहाँ फेल हो गए? आपने सही कहा कि बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी धम्म क्रांति की थी और बाबा साहब बहुत ही सुनियोजित तरीके से धम्म क्रांति किया था, क्योंकि बाबा साहब का व्यक्तिगत धम्म दीक्षा तो पहले भी हो चुका था। 50 में 56 में उन्होंने सामूहिक रूप से 9-10 लाख के लोगों के साथ किया। तो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा महाराष्ट्र में किया था, नागपुर में। और उस समय धम्म दीक्षा लेने वालों में से महाराष्ट्र के लोगों की संख्या काफी थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का बहुत काफी प्रभाव रहा है। वहाँ के लोग काफी हाईली एजुकेटेड हुए हैं, फॉरेन एजुकेटेड हुए हैं और ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने एक और बात कही थी कि बौद्ध धर्म की अनुयायी होना और बौद्ध धर्म का सच्चा अनुयायी होना, दोनों में दो अंतर है, दो भेद है। मतलब बाबा साहब ये चाहते थे कि आप बौद्ध धर्म का सच्चा अनुयायी बने। एक धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से कल्याण करता है, वो पारिवारिक स्तर पर कल्याण करता है, वो बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चल करके अपने जीवन को सफल करता है। लेकिन जो सच्चा धर्मानुयायी होता है, जो सच्चा बौद्ध होता है, उसका ये कर्तव्य होता है कि न केवल वो धर्म मार्ग पर चले बल्कि धर्म का विस्तार दे, धर्म को फैलाए, धर्म के प्रकाश को अपने आंगन से दूसरे के खेतों खलिहानों तक ले जाए, दूसरे के आंगन तक ले जाए। ये एक सच्चे धर्म मार्ग पर चलने वाले एक उपासक का काम है, एक राहगीर का काम है। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी हुई कि हम अगर समृद्ध हैं, हम अगर प्रज्ञावान हुए, तो हम अपने प्रज्ञा के दीपक को उसके प्रकाश को दूसरे तक नहीं ले गए। हम जो है से रिस्क नहीं लिए, हम जोखिम नहीं लिए। तो फिर आपने कहा कि ये नाना प्रकार के जो संगठन है, कहीं ना कहीं ये तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे जिनको करना चाहिए। तो निश्चित रूप से बाबा साहब को बुद्धिजीवी वर्ग पर, इंटेलेक्चुअल क्लास पर बहुत बड़ा विश्वास था और उनका मानना था कि ये इंटेलेक्चुअल क्लास जो होता है, भले वो रूलर ना हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल क्लास जो होता है ना, वो किसी भी देश का बैकबोन होता है। इसलिए बैकबोन होता है कि वो किसी भी समाज के मन स्थिति को, मानसिकता को बदल से देता है। वो देश का मार्गदर्शक होता है। वो चाहेगा तो देश की हवा के रुख को किधर भी मुड़ सकता है।
लेकिन उसमें ऑनेस्टी होना चाहिए, उसमें कमिटमेंट होना चाहिए। हमारे देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बाबा साहब ने बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब ब्राह्मण समझते थे। तो बुद्धिजीवी वर्ग, क्योंकि पढ़े लिखे वही होते थे। हमें तो जो है से शिक्षा दीक्षा का अधिकार ही नहीं हुआ, या फिर अगर हमें शिक्षा दीक्षा का अधिकार हुआ तो हम अपने ही में पेट परिवार तक सिमट गए। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है वो समाज का जो रुख होता है, जो मन की मानसिकता होती है, वो बदलने में सक्षम होता है, लेकिन अगर ईमानदारी पूर्वक काम करे तो इसलिए कहीं ना कहीं कमी रह गई। हमारे बाबा साहब के बाद बहुत सारे संगठन हुए, तो संगठन एक साथ न रह करके, बाबा साहब ने भी कई संगठन बनाए थे, उस संगठन के चलाने वाले लोग भी उसमें कई तोड़ फोड़ किए, कई कई ग्रुप हो गए। तो इस तरह से होने का कारण ये होता है कि मतलब कि रिजल्ट ये होता है कि उसकी शक्तियां कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। और संगठन टूटने का मूल कारण ये होता है कि हम संगठन के मूल सिद्धांत पर फोकस न करके अपने फोकस करने लग जाते हैं, हम फेल्योर हो जाते हैं। जो हमारे महानायक का विचार है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो किसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तो हमें रिस्क लेना होगा, त्याग करना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आराम की जिंदगी से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से अभी आप बातें बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सोशल मीडिया की ताकत है कि आप झारखंड में हैं और हम मध्य प्रदेश में बैठकर आपसे बात कर रहे हैं, और आपके बहुत सारे जी विचारों बिल्कुल। को हजारों लोग पढ़ते हैं और सुनते भी हैं आपके वीडियो के माध्यम से, और आपके जैसे बहुत सारे लोगों की बातों को भी सुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये कि पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव एक हमारे सामने सकारात्मक बात नजर आ रही है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले बहुत जल्द ही, या जल्द ही नहीं लेकिन कम से कम लोगों तक धम्म की जो शिक्षाएं हैं या सामाजिक क्रांति क्या होती लोग समझने लगे हैं। ये बात तो हम मानेंगे, हम निराशावादी नहीं है। आखिरी में सर मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे दर्शकों, हमारे जो युवा दर्शक हैं, उनको मार्गदर्शन देने के लिए जो सामाजिक मूवमेंट में अपना समय नहीं देते हैं और एकदम से चाहते हैं कि सत्ता या राजनीति में वे प्रवेश कर जाते हैं, सोचते हैं कि सत्ता का पावर उनके हाथों में जल्द से जल्द आ जाए। देखिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक वातावरण तैयार किया जाता है। जैसे आप एक मकान बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन करते हैं, तो उसी प्रकार हमें अगर सत्ता चाहिए है तो सत्ता के लिए सबसे पहले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन करने से वैचारिक रूप से लोगों में जुड़ाव होता है। जैसे आप और हम अगर मिल रहे हैं या इस कार्यक्रम को हजारों लोग देख रहे हैं, तो इसलिए देख रहे हैं कि वे भी उसी विचारधारा से जुड़े हैं जिस विचारधारा की बात हम कह रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो विचारधारा एक ऐसी चीज होती है, सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवर्तन है, रिवोल्यूशन है, वो ऐसी चीज होती है जो लोगों को जोड़ती है, लोगों को संगठित करती है। और जब लोग संगठित होते हैं तो वो शक्तिवान होते हैं, और शक्तिवान होते हैं तो अभी तो संख्या के आधार पर हम अपनी सत्ता को प्राप्त करते हैं। तो वो जो संगठन है वो सत्ता के रूप में परिवर्तित होती है। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बहुत सारा उदाहरण देके बोला है कि कैसे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन से सत्ता परिवर्तन होता था। उनका तो ये बार बार का ये कहना है कि योर साल्वेशन लाई इन सोशल एलिवेशन एंड पॉलिटिकल पावर इज नॉट पैनेसिया। बाबा साहब का ये जो कोट है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, है ना। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल कैप्चर द पावर द टेम्पल ऑफ पार्लियामेंट, ये बाबा साहब भी कहते थे। अच्छा। लेकिन बाबा साहब ये भी कहते हैं कि जो है से पॉलिटिकल पावर इज नॉट पैनेसिया, मतलब जो पॉलिटिकल पावर है वो सर्व रोग हरण औषधि नहीं है। अच्छा। योर साल्वेशन लाई इन सोशल एलिवेशन, पॉलिटिक्स का भी उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन ही है। अच्छा।
तो पॉलिटिक्स हमारे लिए गोल नहीं है, पॉलिटिक्स हमारा साध्य नहीं है, पॉलिटिक्स हमारा साधन है। किस चीज का? सामाजिक परिवर्तन का। तो हमारे देश के युवा वर्ग को यह समझना होगा कि पॉलिटिक्स इज आवर नॉट गोल, गोल इज सोशल रिवोल्यूशन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक जो गैर बराबरी बना हुआ है, जो 2 साल पहले जो ऑक्सफाम इंडिया का रिपोर्ट आया था कि देश की 73% संपत्ति 1% लोगों के पास सिमटी हुई है, और वे 1% जो लोग हैं वो कौन है? वो सवर्ण वर्ग के लोग हैं। तो ये जो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी है, जो आर्थिक गैर बराबरी है, ये जो है ये एक बहुत बड़ा सीटबैक है हमारे लिए। तो ये अगर रहेगा और हमारे वर्ग से कुछ लोग सत्ता प्राप्त भी कर लेंगे तो समाज को क्या लाभ होगा? उनको लाभ होगा। इसलिए हम देश के नौजवानों को ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का उदाहरण देकर के, कि बाबा साहब का ये कहना था कि राजनीतिक संगठन को मजबूत करने के पहले, राजनीतिक परिवर्तन करने के पहले सामाजिक संगठन को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन वैचारिक रूप से जोड़ते हैं। जो हमारे बहुजन नायक का विचारधारा है उससे जोड़ते हैं, उससे जुड़ करके उनके अंदर जो अस्थाई विचार क्रांति पैदा होती है वह उन्हें टूटने नहीं देती है। आप देखेंगे कि हमारे जो माननीय लोग होते हैं वो किसी दल में होते हैं, दूसरा दल वाले प्रलोभन देते हैं तो उस दल में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उनके अंदर आइडियोलॉजिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उनका जो आइडियोलॉजी का जो खंभा है वो अंदर तक नहीं गया है। और आइडियोलॉजिकल खंभा क्या है? बुद्ध से लेकर कांशीराम तक के विचारधारा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि देखिए, बाबा साहब ने उदाहरण दिया है कि अरब कंट्री में मुहम्मद पैगंबर के धार्मिक आंदोलन के बाद ही मुस्लिम एम्पायर का अभ्युदय हुआ। वो भारत में उदाहरण देते हैं, वो यूरोपियन कंट्री का उदाहरण देते हैं कि मार्टिन लूथर के धार्मिक आंदोलन के बाद वहां राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक क्रांति हुई। भारत के संदर्भ में आप देखेंगे कि बुद्धा के आंदोलन के बाद ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। यहां तक कि मराठी संतों के क्रांति के बाद, धार्मिक क्रांति के बाद शिवाजी का साम्राज्य का उदय होता है। तो ये जो सांस्कृतिक क्रांति, सांस्कृतिक का मतलब होता है, संस्कृति का मतलब होता है कि किसी भी समाज का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, साहित्य, कला, दर्शन एक जैसे होते हैं, तो वो लोग एक विचारधारा बनाते हैं। और बाबा साहब ने यह भी कहा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो होता है लोगों की मानसिकता को परिष्कृत करता है। तो जब तक हमारे अंदर विचारधारा का जुड़ाव नहीं होगा, विचारधारा से हम जुड़ेंगे नहीं, हम पॉलिटिक्स में अगर हम मंत्री भी बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, तो हम समाज के लिए काम नहीं कर पाएंगे। हम पावरफुल अपने तो होंगे, लेकिन वैचारिक रूप से लैस नहीं होने के कारण, आइडियोलॉजिकली जो है से स्ट्रांग नहीं होने के कारण हमारी जो निष्ठा है वो समाज के प्रति सबल नहीं हो सकती है। इसलिए हम युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि पहले आप सामाजिक परिवर्तन का काम करें। समाज में जो विभिन्न स्तर से जो आर्थिक गैर बराबरी है, सामाजिक गैर बराबरी है, जो हमारे लोग धार्मिक कर्मकांडों में, धार्मिक चमत्कारों में, कई प्रकार के चीजों में उलझे हुए, उनसे उनको अलग करिए। और तब जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है से मजबूत हो सकता है। जिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सामाजिक आधार मजबूत नहीं होगा, उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भविष्य नहीं होता है, वो टूटते फूटते रहेगा, वो अस्थायी नहीं होता है। बिना कैडराइज्ड, कैडर बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कभी अस्थायी नहीं होता है। तो इसलिए देखिए बाबा साहब ने क्या किया था, पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नहीं बनाया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उन्होंने 1936 में बनाया था। अब पहले क्या बनाया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया, सामाजिक संगठन था। वो लोगों को तैयार किए, स्टूडेंट को तैयार किए, एजुकेशन पर काम किए।
ज्योतिबा फुले के देखिए सत्यशोधक समाज बनाया, ज्योतिबा फुले ने कोई पार्टी नहीं बनाया। मान्यवर की आप उदाहरण दीजिए, मान्यवर ने बीएसपी कब बनाया, डीएस4 कब बनाया? सबसे पहले उन्होंने बामसेफ बनाया, क्योंकि बामसेफ आइडियोलॉजिकल बेस्ड कैडर तैयार करने की एक फैक्ट्री है। तो आइडियोलॉजिकली साउंड जो व्यक्ति होगा वही जो है से अस्थायी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। तो हम नौजवानों को एक नट सेल में ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि सबसे पहले वो एजुकेशनली साउंड हो, वो उच्च शिक्षित बने, और जब वो उच्च शिक्षित बनते हैं तो उच्च शिक्षा प्राप्त करते वक्त उनके मन में ये संकल्पना होनी चाहिए, ये संकल्प होनी चाहिए कि मैं अपनी शिक्षा शक्ति का प्रयोग न केवल अपने परिवार के लिए करूंगा बल्कि समाज हित में करूंगा, समाज के दुख को कम करने में लगूंगा। आजकल हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ऊंची शिक्षा प्राप्त करके ऊंची पोस्ट पर करके अपने अपनी शौक पूरा करते हैं, तो वो समाज के लिए निष्प्रयोजन है, वो समाज के लिए मृतप्राय है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर वो पॉलिटिक्स में रुचि लेते हैं तो पॉलिटिक्स में रुचि लेने के पहले उनको सोशली एंड कल्चरली लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। अगर हमारा समाज का आदमी धनी भी होगा और सोशली और कल्चरली पुअर होगा तो वो हमारे समाज के लिए काम नहीं आएगा। बहुत सारे धनी है दलित समाज में जी, लेकिन अगर वो मनुवादी विचार से ग्रसित हैं तो वो समाज के लिए डेड है। और कल्चरली वो समाज को परिवर्तित करे, मानसिकता को परिवर्तित करे, और इसके बाद स्वतः जो है से एक महासंगठन बनेगा। आजकल आप देखिएगा कि बाबा साहब के आंदोलन के बाद बहुत सारे लोगों में सुधार आ गया है, बहुत सारे लोगों में परिवर्तन आ गया है, जैसे अभी आपने सोशल मीडिया की बात कही, लेकिन साथ ही साथ लोगों में जो है से स्व केंद्रित प्रवृत्ति भी विकसित हो गई है। पार्टियों का टूटना, एक ही पार्टी में कई ग्रुप का तैयार होना, संगठन के उद्देश्यों को फोकस न करने के बदले अपने को फोकस करना, यह सिग्निफाई करता है कि आप समाज हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। तो जिस संगठन में संगठन के तत्वों को फोकस न करके आप स्वयं को फोकस करने लगते हैं, वो संगठन दूर तक नहीं जाता। और जब आपको लगने लगे कि आप संगठन से ऊपर हैं, संगठन से परे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका पतन होने वाला है। इसलिए हम जो फॉलोअर हैं उनको भी और लीडर हैं उनको भी ये कहना चाहेंगे कि अगर लीडर गलत कर रहा है तो फॉलोअर को उसकी कलाई पकड़कर बोलना चाहिए कि आप गलत हैं। आजकल राजनीति में, समाज नीति में अंधभक्ति बहुत चल पड़ गई है। जब किसी नेता का कोई आलोचना नहीं होगा, उसकी गलतियों को कोई पकड़ेगा नहीं, तब तो वो तो मनमानी करेगा ही। इसलिए हम अपनी शिक्षा का उपयोग न केवल पेट और परिवार के लिए करें बल्कि समाज हित में लगाएं। दूसरे, राजनीतिक परिवर्तन के पहले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन करें। और तीसरी, राजनीति जो होता है वो राजनीति साध्य नहीं है, राजनीति साधन है सामाजिक परिवर्तन का। तो यही मैसेज है हमारा युवाओं के लिए। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमसे बताई, साझा की, और आपसे बात करने का मतलब हमारा और भी मन कर रहा है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं ज़्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं हैं, तो हमको उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखना है। और हम आपसे निवेदन करते हैं भविष्य में भी हम आपसे, आपके जो महत्वपूर्ण, आपके पास जो ज्ञान का जो खजाना है, जो आपके पास जो नॉलेज है, उससे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। और हम भविष्य में आपसे चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में फिर से शामिल हो। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। जी, आपको भी धन्यवाद।